हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। या यूँ कहे कि हम कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें जो टॉपिक थे जैसे एंटीबायोटिक में मैक्रोलिड एंटीबायोटिक एंड मिसलेनियस एंटीबायोटिक, इसको कवर अप कर लिया था। साथ ही साथ में हमने प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को, उसके एप्लीकेशन को, ड्रग डिजाइनिंग में क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा नंबर है वो एंटी मलेरिया ड्रग के ऊपर है और बेसिकली इसमें 4 लेक्चर वीडियो लगेंगे जिसमें आपको ये पूरा समझना होगा। इसमें पहले जो आज का लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में और मलेरिया क्या होता है, एटियोलॉजी ऑफ द मलेरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आने वाले 3 लेक्चर में हम क्विनोलुन्स एंड बिगुआनाइड्स एंड डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स एंड मिसलिनियस जो भी हमारे एंटी मलेरिया ड्रग होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जो आज का वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि मलेरिया है क्या और मलेरिया होता कैसे है, इसका प्रिकॉशन क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और कैसे हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और कैसे हमारी बॉडी को ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बेसिक बारे में बात करें तो मलेरिया होता है तो क्या होता है, आपको सिंपल सा बुखार आता है और बुखार लगे होने के साथ साथ आपको ठंड भी लगती है। तो ये होता है हमारे क्या मलेरिया का सिम्टम। लेकिन हमको बात करने एटियोलॉजी के ऊपर भी, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन मलेरिया की क्या होनी चाहिए। मलेरिया क्या है, अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने की वजह से होता है। हाँ, ये बात सही है, मच्छर के काटने की ही वजह से होता है, लेकिन पूरी तरीके से मच्छर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है आपको मलेरिया फैलाने में। अब कैसे नहीं होता है, यही आज के इस लेक्चर वीडियो में आज आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। बेसिकली जो मलेरिया होता है वो एक प्रकार खास प्रकार के प्रोटोजोआ या पैरासाइट्स की वजह से होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब हमने बहुत सारा वीडियो देखा, आपने भी बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये आया कहाँ से। सभी ने बताया कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हमको मच्छर काटा, हमको मलेरिया है, हमको मच्छर काटा, वही मच्छर गया दूसरे को काट लिया तो क्या हो जाएगा, मलेरिया स्प्रेड हो जाएगा, मतलब उसका भी मलेरिया हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं क्या हूं, जैसे मुझे मलेरिया था तो वो मच्छर काट के दूसरों को दिया, लेकिन शुरुआत कहां से हुई ये तो हमको जाननी चाहिए कि शुरुआत आखिर मलेरिया आया कहां से। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये आया कहां से, एक्चुअली इसके बारे में भी हमको बात करनी होगी, वही आज हम बात करेंगे आपको। तो सबसे पहले मलेरिया क्या होता है। मलेरिया टाइप ऑफ डिजीज व्हिच काइज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड इट स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो सलाइवा। और जो मॉस्किटो होंगे ये फीमेल मॉस्किटो होंगे। आपने अपने बचपन में मादा एडीज के नाम का सुना होगा, वही हम इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको ज्यादातर फैलाने के लिए। तो सर आप एक चीज और समझ गए, मलेरिया क्या होता है, ये किस क्यों होता है। मलेरिया एक प्रकार की डिजीज होती है या बीमारी होती है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ये हमारा क्या है, एक प्रोटोजोआ है और ये स्प्रेड किससे होती है, मतलब इसका जो कैरियर या वेक्टर होता है वो कौन होता है, हमारी मॉस्किटो, इसका मतलब मच्छर, वो भी फीमेल मच्छर होते हैं जिसको मादा एडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब आता है नोट, एक चीज आप समझिए कि ये आया कहां से। जो ये हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये आया हमारा गोरिल्ला से और एपीज से, ठीक है ना, जो बंदर और लंगूर वगैरह होते हैं उनसे आया। तो हम समझते हैं कि कैसे आया। तो जो फर्स्टली प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये कम या ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चिंपैंजी एंड अफ्रीकन एपी से। कैसे आया और कैसे हमारे अंदर आया ये समझते। देखिए मेरी हैंड राइटिंग या मैं बात करूं मेरी जो ड्राइंग है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो आपको समझाने के लिए जो बना सका वो मैंने आपको लिए यहाँ पे बनाया। ये मान लीजिए आपका भालू है, मान लीजिए बंदर है, ठीक है ना, और ये आपको क्या है, मान लीजिए कि एक क्या है, मच्छर है। अब ये मच्छर गया, इसको काटा, इसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। अब प्लाज्मोडियम इसको ने काटा तो इसका खून तो पिएगी, जैसे मच्छर काटता है तो क्या करता है, खून ही तो पीता है। उसके बाद जब इसने इसका खून पिया तो इसके खून में प्लाज्मोडियम था। अब वो प्लाज्मोडियम कहाँ पर आ गया, मच्छर के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होता है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आधा मनुष्य में पूरा होती है, आधा मच्छर में। जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो हमारे मच्छरों में पूरा होती है और जो एसेक्सुअल पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के अंदर पूरा होती है, हमारे ब्लड लिवर के अंदर होती है। तो ये जो हमारा मच्छर है ये इसने इसको एपेक्स को काट लिया, ठीक है ना, एपेक्स को काट लिया, चिंपैंजी को काट लिया। अब इसके अंदर इसका ब्लड आ गया और इसके ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम। अब यही मच्छर क्या हुआ, आया और हमको काट लिया मान लीजिए। अब हमको जब इसने काट लिया तो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आया कि नहीं आया। तो जैसे ही इसने हमको बिट किया तो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कस्टमर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए ये मान लीजिए गॉड है, गॉड का मतलब जो हमको बनाता है, ठीक है ना, जो हमको बनाता है उसको क्या बोलते हैं, गॉड। जैसे हमारे मम्मी
मम्मी पापा हमारे लिए क्या है, गॉड है। तो जो हमारे मम्मी पापा, तो यहाँ जो मक्खी के जो प्लाज्मोडियम के मम्मी पापा कौन हो गए, ये जो चिंपैंजी हो गए। अब कैरियर मतलब जो कम्युनिकेबल है, जो वेक्टर है, उसको कौन हो गया, ये मच्छर हो गया। मच्छर ने क्या किया कि इससे लिया और हमको दे दिया, और जो हमको लिया तो हम क्या हो जाएंगे, कस्टमर मतलब उपभोक्ता हो गए, कि हम इसको ग्रहण करने वाले हो गए। तो इसी को बोलते हैं क्या, कस्टमर, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया, इस मनुष्य के अंदर या मेरे अंदर प्लाज्मोडियम वायरस या प्लाज्मोडियम पैरासाइट या प्रोटोजोआ को हमारे अंदर इंटेक कर दिया। अब वो लाइफ साइकिल अपनी स्टार्ट करेगा और हमको बुखार देगा, धीरे धीरे आरबीसी को डिस्टर्ब करने लगेगा, जिसकी वजह से वीकनेस होगी और हमको ठंडी लगने लगेगी, और कुछ समय अगर हमने उसको ट्रीटेबल नहीं दिया तो धीरे धीरे जाकर के वो डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है ना। आप देखिए कि कैसे हमारे से दूसरे में फैला। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ये मच्छर आया, ये मच्छर क्या किया, हमको काट लिया, ठीक है ना। अब ये मच्छर आया हमको काट लिया, अब दूसरा मच्छर आया हमको काट लिया, और वो मच्छर गया आपको काट लिया, तो आपसे काटेगा तीसरे को। तो इसी प्रकार से क्या जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में हम सब बोल सकते हैं कि जो हमारे मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा इसको स्प्रेड करते हैं, और जो हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं वो हमको डायरेक्टली मलेरिया होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा था लगभग 16वीं शताब्दी में कि मलेरिया का जो प्रकोप था वो बहुत ज्यादा था। तो उस समय हमको इतनी ज्यादा ड्रग्स के बारे में जानकारी नहीं थे। सिंपल सा हम आयुर्वेदा के द्वारा, यूनानी के द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करते थे। वो अलग की बात है कि कैसे ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन आज का जो युग हो चुका है, जो आज का मॉडर्न जमाना हो चुका है, वो अलग हो चुका है। किसी भी तरीके से कोई भी मलेरिया से जान नहीं जा रही है, किसी भी तरीके से। हाँ, ऐसा नहीं है कि मलेरिया से जान जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उतनी ज़्यादा जा रही है। तो ये हो गया आपका क्या, मलेरिया कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ। अब ये इसको और कौन कौन से नाम, जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि एंटी मलेरिया की जगह पर एक बार पूछ ले कि एंटी एग्यू क्या है, तो एग्यू का मतलब आप समझ ही नहीं रहे कि क्या है। तो ये एग्यू का मतलब क्या जाएगा, मलेरिया। तो इसको बोलेंगे क्या, एंटी मलेरिया को हम एंटी एग्यू भी बोल सकते हैं। तो इस फीवर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एग्यू, मार्स, पीरियोडिक फीवर एंड पैलुडिज्म। ये हमारी क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो को हमको याद में रखना है कि हमारे कहीं भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, चाहे जीपेट का एग्जाम हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट एग्जाम हो, वो कहीं भी पूछ सकता है। वो जगह जो मार्स बुखार है वो किसकी वजह से आता है, तो आप सीधा आपको याद ही नहीं रहेगा कि हाँ क्या, तो आप सिंपल जाएंगे क्या, मलेरिया में, उसके बाद आप क्या कर देंगे, ठीक, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक। तो ये हो गई आपकी क्या, सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन कि मलेरिया होता क्या है, कैसे स्प्रेड होता है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ द मलेरिया। सिंपल सा इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपने पैथोफिजियोलॉजी में भी देखा होगा कि इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं कि आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक आपका मान लीजिए गुरु हो जाऊंगा। उसी प्रकार से इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इसका कॉजिटिव एजेंट क्या क्या है, जो कि हमने आपके बारे में बताया। जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो क्या है, कॉजिटिव एजेंट है। तो उसी की इटियोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है कि हमको कैसे होता है, और रीजन बिहाइंड द मलेरिया, मतलब मलेरिया होने के पीछे का क्या क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में हमको इटियोलॉजी ऑफ द मलेरिया में पढ़ना होगा। तो बेसिकली आपको बुक में मिलेगा 4 टाइप के, लेकिन एक न्यूली डिस्कवर हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 5 टाइप के बताया। देयर आर 5 मेजर स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये पैरासाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मलेरिया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि मलेरिया के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, लेकिन 5 ऐसे जो कि एकदम घनिष्ठ हैं। इसका मतलब क्या है कि वो फैलाएंगे ही फैलाएंगे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी जान जाए, चाहे जितने कुछ भी जाए, उनसे ये मतलब नहीं है भाई। उसको क्या करना है, उनको फैलाने का काम है, वो फैलाते रहेंगे। अब उनका क्या क्या नाम है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका जो टाइप ऑफ मलेरिया, किस टाइप के मलेरिया को कॉज करेगा, ये करेगा मेलिजिनेट टेट्राइल मलेरिया। इसकी जो लाइफ साइकिल होगी, लाइफ साइकिल के बारे में आगे बात करेंगे, वो होगी 48 घंटे की, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आएगा, ये बिनाइन टेरिटेनियम मलेरिया है, इसका भी हाफ लाइफ कितना, लाइफ साइकिल होता कितना, 48 घंटे होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, रेयर फ्रॉम द मलेरिया, मतलब ये रेयरली पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये क्वार्टन मलेरिया होता है, जिसका हाफ लाइफ या लाइफ साइकिल जो होता है 72 घंटे होता है। और प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है, वो न्यूली डिस्कवर्ड है, और जहां से मैंने इसको रिसर्च पेपर देखा वहां पे इसका जो लाइफ साइकिल था वो अननोन दिया गया था। तो अब बात आती है कि इन 5 में से सबसे खतरनाक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ओवल क्या है, वो रियर होता है, मतलब कभी कभी होता है। लेकिन जो आपका जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब क्या है कि यही कॉजिटिव ज्यादा, मतलब कहने का क्या है, यही ज्यादा पैरासाइट फैलाने के लिए, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ है, उसको फैलाने के लिए सबसे ज्यादा यही रिस्पॉन्सिबल
होता है। तो ये हो गई सिंपल सी इटियोलॉजी। अब उसके बाद जो ये प्लाज्मोडियम हमारा फेलिक्यूसम होगा वो क्या करेगा, सिंपल सा जाएगा रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, और जब रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा तो हमारे जो आरबीसीज हो जाएंगे वो स्टिकी हो जाएंगे। स्टिकी का मतलब क्या होता है, गाढ़ा हो जाएंगे, और जब गाढ़ा हो जाएंगे तो हमारा जो सर्कुलेशन हो जाएगा वो अरेस्ट हो जाएगा। तो जब आपका सर्कुलेशन अरेस्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगेगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे आपकी ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपको थकान होगा, ठंड लगने स्टार्ट होगी, बुखार होगा, और अगर कुछ दिन तक ऐसी कंडीशन बनी रही तो आपको सिंपली वहां पर डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये अंडरगो एसेक्सुअल फेज इन ह्यूमन एंड सेक्सुअल फेज इन द एनाफिलिस, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब इसके हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्या जो मलेरिया की लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मान लीजिए मॉस्किटो टेक अ इन्फेक्टेड ब्लड। मतलब क्या, जैसे मुझे मलेरिया है, ठीक है ना, तो मच्छर आया, उसने मुझको काटा, उसने मेरे अंदर से ब्लड को कैरियर किया, तो ये क्या हो जाएगा, मॉस्किटो टेक इन्फेक्टेड ब्लड, ये इनिशियल स्टेज हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो जाके दूसरे को काटेगा, और जब दूसरे को काटेगा तो ये दूसरा आदमी हो जाएगा। अब जैसे ही वो दूसरे आदमी को काटेगा तो उसके ब्लड में जाएगा, उसके मसल्स के अंदर जाएगा, और मसल्स के थ्रू होते होते वो कहाँ पर जाएगा, लीवर में। और आपको एक चीज जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हमारा लीवर होता है वो एज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म और बाकी सभी डिजीज और बाकी सभी जो भी केमिकल होते हैं, क्योंकि ये एक खास प्रकार का एंजाइम 24 आवर्स काम करता है। लेकिन ये जो हमारा मॉस्किटो का जो प्लाज्मोडियम लेकर आया उसके लिए क्या होता है, एक कल्चर मीडिया होता है। ये देखिए, ये चीज आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो लीवर होता है वो पैरासाइट्स के, जो हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके लिए एज ए कल्चर मीडिया काम करता है। अब कल्चर मीडिया क्या होते हैं, मतलब कहना क्या, लीवर में ही ये क्या होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, खाते हैं, बुमबुआते हैं, सब कुछ वहीं पे करते हैं। और जब इनके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि आपके आरबीसी को अरेस्ट कर सके तो ये लीवर से निकल करके कहाँ पर जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर जाते हैं। तो आपका क्या हुआ, लीवर के अंदर आए। अब लीवर के अंदर क्या उनका ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, तो इसलिए लीवर के अंदर आ गए, ठीक है ना। अब लीवर क्या कहते हैं, इसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि 24 आवर्स काम करता है हमारा लीवर। तो यहाँ पे क्या, ये भी 24 आवर रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपके लीवर सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। और जब आपके लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये अपना फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और प्रोडक्शन करते करते कुछ ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, और जब ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, जिस थाली में खाए थे उसी थाली में छेद कर देंगे। इसका मतलब क्या, जैसे ये लीवर में क्या हुआ है कि अपना ग्रोथ किया, ये लीवर को ही क्या करेंगे, उसके सेल्स को फाड़ के बाहर निकल आएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सेल। अब एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, जैसे एक्जो का मतलब बाहर, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी, और साइटिक का मतलब सेल, एंड साइकिल का मतलब साइकिल होता है। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड के बाहर होने वाली प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एक्जो साइटिक साइकिल बोलेंगे। अब उसके बाद क्या, जैसे ये फटा, वो क्या, जैसे सेल फटा, सेल फटने के बाद क्या आएगा, सिंपल सा आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा। अब ये कहाँ पे चला गया, आपके ह्यूमन ब्लड के अंदर चला गया। ये दो रास्ता होगा, एक तो ह्यूमन ब्लड के अंदर जाएगा और दूसरी अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही हमारा ये ह्यूमन ब्लड के अंदर गया तो ये आपकी नॉर्मल आरबीसी थी, और ये नॉर्मल आरबीसी में जो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो ह्यूमन ब्लड के अंदर चले गए। ये मान लीजिए ये आ गए। अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर अपना डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसको और खाएंगे और बड़े होंगे। अब जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे आरबीसी को स्टिकी करने लगेंगे, और फिर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ये आरबीसी को ब्लास्ट कर देंगे। और जब आपकी आरबीसी ब्लास्ट हो जाएगी तो जितने भी उसमें अमाउंट होंगे, सेल के अंदर जितने भी हमारे कंटेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक स्टिकी मटेरियल बना लेंगे। और स्टिकी मटेरियल के बनाने के बाद क्या करेंगे, जो आपका सर्कुलेशन होगा उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो आपको सर्कुलेशन जब अरेस्ट हो जाएगा तो आपको बुखार, ठीक है ना, चिल, ठंड लगना, उसके बाद डिफरेंट टाइप के आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसमें बेसिकली 3 साइकिल होती है, एक जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दूसरी होती है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और तीसरी होती है स्पोरोजेनिक साइकिल, जो कि मच्छर के अंदर में होती है। तो आप यहां तक समझ में आया कि कैसे ह्यूमन को इन्फेक्ट किया। अब बात करते हैं कि ये कैसे और आगे डेवलप करेंगे। देखिए,
यहाँ पर ये लीवर सेल के अंदर में थी, लीवर सेल के अंदर में से क्या किया, दूसरी सेल में आ गई। अब दूसरे सेल में क्या करेगा, ये अपनी ग्रोथ करेगी, फिर ग्रोथ करते करते आगे बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर देगी कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो यहाँ पर जब मेल फीमेल का पता चल जाएगा, इसी को बोलते हैं इंजेस्ट गेमिटोसाइट्स। अब ये क्या करेंगे, ये आपको क्या करेंगे, आपके मसल्स के अंदर जाएंगे, और जब कोई दोबारा मच्छर काटेगा तो ये क्या करेंगे, उस ब्लड के साथ दूसरे में कैरी आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे था, मुझसे काटने के बाद आपको हुआ, अब आपसे कैसे दूसरे में कम्युनिकेट होगा, इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, इंजेस्ट गैमेटोसाइट में। अब आपको काटा तो वो क्या कैरी आउट करेगा, इसको कैरी आउट करेगा, ठीक है ना। अब ये जब गया मच्छर के अंदर तो क्या हो जाएगा, माइक्रोगैमेटोसाइट। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में मिलन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक नई सेल बनाएंगे, और जब नई सेल बना देंगे तो इसी को बोलेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट। इसका मतलब क्या है, ये हमारा माइक्रोगैमेटोसाइट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रोगैमेटोसाइट। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे, यूकाइनेट। यूकाइनेट का मतलब क्या, अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज में बारे में बात करें, यूकाइनेट का मतलब क्या होता है कि अंडा बनने से पहले वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उकाइनेट। उसके बाद क्या बन जाएगा, उसिष्ट बन जाएगा। उसिष्ट का मतलब जैसे एग बन गया तो एक अंडा बन जाएगा, उसके बाद अंडा जब बनेगा तो उसके अंदर से मटेरियल रिलीज होगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्पोरोजोलिएट्स बोलेंगे। और फिर ये क्या करेगा, फिर आपका स्पोरोजोलिएट्स बन गया ये मच्छर के अंदर। अब फिर जाकर के क्या करेंगे, फिर से किसी आदमी को काटेंगे तो यही चीज क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। और जब रिलीज हो जाएगा तो आपका जो ह्यूमन बॉडी होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यही थी क्या, हमारी मलेरिया की लाइफ साइकिल। आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत में लिखना है वो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखना है, और जो फार्माकोलॉजी में देखना है उसको आपको सिंपल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जो पहला क्लासिफिकेशन होगा, पहला पार्ट होगा वो होगा क्यूनोलिन डेरिवेटिव। आपने बहुत सुना होगा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विनोन, ठीक है ना, क्यूनिडीन, जैसे सिंकोनिन। उसी प्रकार से हमारे जो एल्कोलाइड होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हर्बल मटेरियल जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि हमारे मलेरिया को ट्रीट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है या पहला पार्ट आता है उसको बोलते हैं क्यूनोलिन डेरिवेटिव, जिसके अंतर्गत में पहला जो आता है, इसके अंतर्गत भी कई सारे डेट तक आते हैं, शायद 3 या 4 5 आते हैं। तो हमारा पहला आता है सिंकोना एल्कोलाइड। सिंकोना का मतलब क्या है, जो आप दालचीनी होते हैं उसके अंदर जो एल्कोलाइड पाया जाता है उसके बारे में। इसका जनरल स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। देखिए, अगर आप इस आर को हटा दे तो यहाँ पर आपको क्यूनोनोन की रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब ये एक बेंजीन की रिंग, और साथ में एक और हमारी क्या लगे हुए हैं, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद नाइट्रोजन। तो ये आपको क्यूनोलिन की रिंग लग रही है कि नहीं, ये क्यूनोलिन की रिंग ही है। और बाकी के हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे सल्फेट के तरीके से यूज करें, जैसे क्यूनिन सल्फेट, तो यहाँ पे H2SO4 लिख दिया गया है। और बात करें हम इसमें, जैसे आर की पोजीशन पे अगर हम OCH3 ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूनिन सल्फेट। अब बात आती है, अगर आर को, अगर आप यहाँ पे OCH3, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे आर की जगह पर आप OCH3 लिखते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, मतलब OCH3 ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीवो फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपकी कॉपी भरने के लिए काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा आते हैं सिंकोनिडिन सल्फेट, जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल से सार की जगह पर H लगा देते हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे हम कॉपीराइट कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, सिंकोनिडिन सल्फेट। उसके बाद इसमें मतलब इसी मतलब क्यूनोलिन डेरिवेटिव में जो बी कैटेगरी आती है उसमें आती है 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स। अब 4 अमाइनो क्यूनोलिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके चौथी पोजीशन पे हमारे क्या लगे होते हैं, अमाइनो ग्रुप लगे होते हैं। तो अगर आप इस क्लोराइड को, अगर इस NHR को हटा देते हैं तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, क्यूनोलिन्स का देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4th पोजीशन पे कहां से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ट्रिवियल नेम सिस्टम याद होगा तो जहां पर हमारा हेट्रोसाइक्लिक आइटम होता है वहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, और चौथी पोजीशन में हमारे क्या है, 4 अमाइनो, मतलब हमको एक अमाइनो ग्रुप लगाना है, और बाकी हमारा आर क्या, हमारा एग्जैक्ट सबस्ट्रेट काम करेगा, जहां पे हम कोई भी रिंग या कोई भी हम अपना केमिकल कंस्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। और हमारा क्लोराइड आयन 7 पोजीशन पे लगा रहेगा, क्योंकि इसमें जो कैटेगरी की ड्रग आती है क्लोरोक्विनिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, तो वहां पर हमारा क्लोरीन ऑलरेडी लगा होगा। तो पहली ड्रग के बारे में बात करें, जो क्लोरोक्विन है उसमें हम क्या करें, इस आर की पोजीशन पे CH3 CH2 CH2 और उसके साथ में NC2H5 C2H5 अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोक्विनिन बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है तो यहाँ पर C2H5 की जगह पर आपको सिंपल C2H5OH, आप सिंपल सा देख सकते हैं CH2CH2OH मतलब C2H5O लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा देंगे, ये हमारी क्या बन जाएगी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बन जाएगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है एमिडोक्विन आती है। आपको सिंपल क्या करना
करना है आर पोजीशन पे, मतलब इस वाली पोजीशन पे आपको एक फिनॉल के रिंग के साथ CH2N C2H5 C2H5 ग्रुप लगा देना है। ये आपकी क्या बन जाएगी, एमोडो क्यून बन जाएगी। अगर इसमें अदर ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें आती है सेंटो क्यून आती है एंड एमोपायरी क्यून आती है। ये मैं आपको नोट्स में अपडेट करके अपलोड करूंगा, तब आप वहां पे लिख सकते हैं। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि 3-4 ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके नाम के बारे में। उसके बाद तीसरी कैटेगरी इसमें आती है 8 एमाइनो क्यूनोलिन। सिंपल सा क्यूनोलिन की में 8वें पोजीशन पे हमारा एमाइनो ग्रुप लगा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे NH हटा दे तो हमारे क्या हो जाएगा, ये क्यूनोलिन की रिंग हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं पोजीशन हमारा क्या लगा हुआ है, एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 8 एमाइनो क्यूनोलिन। अब इसमें जो हमारी ड्रग आती है वो आती है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन में हम R की जगह पर, मतलब इस R की जगह पे CH CH3 CH2 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 NH2 अगर हम लगा दें तो हमारी प्राइमाक्विन बन जाएगी। वहीं पर अगर हम पामाक्विन के बारे में बात करें तो कुछ मत कीजिए, सिंपल सा CH CH3 जैसे यहाँ पर था CH3 से उसी प्रकार से ये भी था, उसी प्रकार से ऊपर ये भी था, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, बस एल्कोहलिक ग्रुप मतलब C2H5 और C2H5 आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ये आपका क्या बन गया, पामाक्विन बन गया। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप प्राइमाक्विन बना रहे हैं तो प्राइमाक्विन में आप सिंपल सा अगर आप C2H5 अगर ग्रुप ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पामाक्विन बन जाएगा। और अगर हम क्यूनोसाइड के बारे में बात करें तो हमारा कुछ नहीं करना है, आपको CH3 का होल रहा है, मतलब CH2 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 CH CH3 N C2H5 C2H5 अगर आप ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूनोसाइड बन जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जगह आती है आइसोपेंटाक्विन आती है, यहाँ पर R की जगह पर आप CH3 CH CH2 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 एंड HCH CH3 का होल ट्वाइस अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाक्विन बन जाएगा। और पेंटाक्विन बनाने के लिए आप जो हमका ये CH2 है आपको 5 कर लीजिए, उसके बाद सिंपल सा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसी तरीके से उतार दीजिए, ये आपका बन जाएगा पेंटाक्विन। उसके बाद इसमें जो चौथी आती है वो आती है क्यूनोलिन मेथनॉल डेरिवेटिव। सिंपल सा नाम से अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि मेथनॉलिक कंपाउंड होगा, तो उसमें जो ड्रग आती है वो आती है मेफ्लोक्विन आती है और साथ में आती है इप्रोलिन आती है। देखिए ये ड्रग जरूरी नहीं कि आप स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बना देते हैं तो और भी अच्छी बात है। सिंपल से देख सकते हैं आपके क्यूनोलिन के ग्रुप और साथ में CF3 के साथ में हमारा और बाकी सारे ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमारा क्या जाएगा, मेफ्लोक्विन हो जाएगा। उसके बाद हम एप्रिरोलिन के बारे में बात करें तो सिंपल सा ये भी आपका क्या इसी टाइप का कुछ रिंग स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या जाएगा, एपिरोलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, क्यूनोलिन डेरिवेटिव, जो आपकी दूसरी कैटेगरी के मतलब दूसरा क्लासिफिकेशन में दूसरे टाइप की जो ड्रग आती है वो आती है 9 एमाइनो एक्रिडिन। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर का 9 एमाइनो एक्रिडिन का सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन जो हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर है वहां पे हमारा OCH3 OCl ग्रुप लगा रहेगा हर एक ड्रग के अंदर, इसीलिए हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आपका ड्रग का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमारा NH लगा हुआ साथ में एक R, तो इसका मतलब क्या, R और R- या R1, यहाँ पे हमारे 2 R ग्रुप लगेंगे। तो अगर आप R की जगह पर CH3 CH2 का होल थ्राइस इंटू 9 C2H5 C2H5 लगाते हैं तो ये आपके क्या बनेगा, क्यूनेसिन HCl या मेपेरिसिन HL बना दीजिएगा। और H की जगह पर आप कुछ मत कीजिए, H लगा दीजिए, NH2 बना दीजिए, ये आपके बन जाएगा क्यूरेसिन HCl मेपिक्रिन बन जाएगा। उसके बाद एक्रिक्विन HCl के बारे में बात करें तो R के पोजीशन पे CH2 का होल फोर मतलब CH2 या ब्यूटेन हम सिंथा बोल सकते हैं, एंड C2H5 अगर लगा देते हैं तो आपके क्या बनेगा, एक्रिक्विन बन जाएगा। उसके बाद एमाइनो एक्रिक्विन के बारे में बात करें तो आप कुछ मत कीजिए, CH CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड C2H5 C2H5, इसका मतलब क्या है, पहले स्ट्रक्चर के तरीके से, और R1 मतलब NH की पोजीशन पे आपको एक NH2 ग्रुप अलग बना देना है, तो हमारा क्या जाएगा, एमाइनो एक्रिक्विन बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे बिगोनाइट्स को भी हमने देखना है, हमारे जो हमारे सिलेबस में ये दिया गया है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर वीडियो में। तो इसमें जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है वो क्या, हमारी बेंजीन के सिग्मा में आप एक R पोजीशन, एक R2 या R1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। NH NH2 N CNH2 एंड CH CH3 जो आपने एंटी डायबिटिक एजेंट बिगोनाइट में पढ़ा था, सेम स्ट्रक्चर उसी प्रकार से था जो कि यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अब इसमें जो ड्रग आती है वो आती है साइक्लोग्वानिल आती है, जहाँ पर आप R की पोजीशन मतलब यहाँ पर आप Cl लगाते हैं और इस वाली पोजीशन पे सिंपल सा ये वाला रिंग का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये आपका क्या बन जाता है, ग्वानिल। ये जो रिंग का स्ट्रक्चर है क्या, हमारी ग्वानिल रिंग का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आती है प्रोग्वानिल, आप R की पोजीशन पे Cl और R2 की पोजीशन पे या R1 की पोजीशन पे आप H लगा देते हैं, जब क्या जाता है, प्रोग्वानिल बन जाता है। उसके बाद क्लोरोप्रोग्वानिल, यहाँ पर R1 की मतलब ये R पोजीशन पे Cl और दूसरी पोजीशन पे भी आप क्या लगाएंगे, Cl लगा देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा,
प्रोग्विनिल बन जाएगा। उसके बाद आता है ब्रोमाग्विनिल, सिंपल सा ब्रोमाइड ग्रुप अटैच कर देंगे, अब बन जाएगा क्या, ब्रोमोग्विनिल बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन। अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मतलब आर को हटा दे, NH2 को हटा दे और NH को लगा देंगे, अगर इन दोनों ग्रुप को आप लगा देंगे तो अब पायरिमिडीन की रिंग है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, R1 और R पोजीशन लगा दी, हमारे क्या बनेगा 2,4 डाई अमाइनो पायरिडीन। अब दो चार डाई अमाइनो का मतलब क्या हुआ, दूसरी पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और चौथी पोजीशन पे हमारी अमाइनो ग्रुप लगी हुई है, इसलिए बोला गया इसको 2,4 डाई अमाइनो पायरिमिडीन की रिंग बोला गया। अब इसमें जो ड्रग आती है पायरीमेथामाइन आती है। आप सिंपल सा आर की पोजीशन पे या सिंपल सा अगर आप इस आर की पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन ग्रुप लगा देते हैं और R1 की पोजीशन पे C2H5 ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, पायरीमेथामाइन बन जाएगा। अगर आप ट्राइमेथोप्रिम के बारे में बात करें तो आप आर की पोजीशन मतलब इस वाली पोजीशन पे अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्राइमेथोप्रिम। ये बन जाएगा क्या आपका, ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथो का मतलब क्या है, ये वाला जो मेथॉक्सी 3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बेंजीन मेथॉक्सी है, ठीक है ना। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, हम क्या सिंपल लगा देंगे, आर की पोजीशन पर लगा देंगे और एच की R1 की पोजीशन पर हम एच लगा देंगे, बन जाएगा क्या, ट्राइमेथोप्रिम बन जाएगा। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल। अब देखिए यहाँ तक तो आपकी मेन ड्रग थी जो कि मलेरिया में यूज कर रहे थे। अब उसके साथ में हमारी एंटीबायोटिक यूज की जाएगी, उसके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं देगा लेकिन क्लासिफिकेशन में दिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला आता है क्या आपका आर्टिसोनेट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर इस आर की पोजीशन पे आप CO CH2 CH2 CON लगा देते हैं तो इसको बोलेंगे आर्टिसोनेट। आर्टिथ्रेन आता है एंड आर्टिमीथेन। आर्टिथ्रेन में आप आर की पोजीशन पे C2H5 लगा देंगे और उसके बाद आर्टिमीथेन में आप CH3 लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिमीथेन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट मतलब छठे कैटेगरी के ड्रग के बारे में बात करें तो आती है 1,4 नेप्थोक्यूनोस। नेप्थोक्यूनोस आपने नेफ्थलीन की रिंग देखी होगी, वो हमारी होती है, ठीक है ना। आपने नेफ्थलीन की रिंग तो ऑलरेडी मतलब आपने जब अल्फा नेप्थॉल देखा होगा, बीटा नेप्थॉल देखा होगा, तो उसी प्रकार की हमारी शर्त है 1,4 नेप्थोक्यूनोस। इसका मतलब क्या है, पहली और चौथी पोजीशन पे हमारे क्या कीटोन ग्रुप लगे होंगे। तो देख ही सकते हैं कि पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन 1 2 3 4, चौथी पोजीशन में हमारे क्या लगे हुए हैं, 2 पोजीशन हमारे कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, 1,4 नेप्थोक्यूनोस बोला जाता है, ठीक है ना। और सिंपल सा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्यूनोस का स्ट्रक्चर इस आर को हटाने के बाद और इस डबल बॉन्ड को हटाने के क्यूनोस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें जो ड्रग आती है वो आती है एटवाक्वान आती है। इसमें सिंपल से आप क्या करेंगे, एक साइक्लोएल्केन के साथ में आप क्लोरोबेंजीन ऐड कर देंगे, मतलब इस पोजीशन पे, तो आपके क्या बन जाएगा, एटवाक्वान बन जाएगा। उसके बाद मेनोकोटोन आता है, आप CH2 का होल 8, इसका मतलब क्या, ऑक्टेन एड C6H5 अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, मेनोटेन आ जाएगा। उसके बाद लेपिनोन के बारे में बात करें तो हम मतलब सीधा ऑक्टेन लेंगे। उसके बाद COH C2 C5H11 एंड C5H11 अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, लेपिबोन बन जाएगा। उसके बाद सातवीं कैटेगरी आती है फिनेंथ्रीन मेथनॉल्स। आप फिनेंथ्रीन की रिंग आप जानते हैं कि 3 बेंजीन की रिंग आपस में जब जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, और जब साथ साथ में जुड़ते हैं तो एंथ्रासिन बोलते हैं। ऊपर नीचे जुड़ती है तो हमारी क्या बनती है, फिनेंथ्रीन बनती है। तो सिंपल सी आपकी फिनेंथ्रीन की रिंग है, साथ में क्लोराइड ग्रुप और CF3 ग्रुप के साथ हमारा देखिए CHOH ये हमारा हो गया। उसके बाद CH2 एंड C3H7 CH2 एंड C3H7 CH2 ये हमारा क्या रहेगा, हेलोफेनिथ्रीन रहेगा। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट ड्रग आती है ल्यूमेफेनिथ्रीन आती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। उसके बाद हमारी सल्फोन्स के जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है वो आती है, जिसमें हम डेप्सन डाइसिटाइल डेप्सन एंड सल्फोडायाजिन आती है। उसके बाद हमारी कुछ नई ड्रग जैसे आती है फोसोमेडिसिन आती है। ये सारे जो ड्रग होते हैं मलेरिया को सिंपली ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद जो न्यूली ड्रग आई है जिसमें आता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स आती है, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन जो आपकी ड्रग होती है वो सिंपली यूज की जाती है मलेरिया के ड्रग के ट्रीटमेंट में। देखिए ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन में इसका स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप आने वाले जो टॉपिक होंगे जहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप नॉरफ्लॉक्सासिन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट में है, तो इसको दोबारा से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और जो हमारी सल्फोनिराइड वगैरह होगी वो आगे चल के हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्विनोलिन्स के साथ, उसके सार के साथ, उसमें जितने भी 5-6 ड्रग है उनके सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ उनके यूजेस के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।